हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कोलार्च लॉ के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो फर्स्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी की थी एल गैल्वानी ने इन 1780 के अंदर एंड अलेजेंड्रो वोल्टा ने 1800 के अंदर। सो इसी के बेस पे मीन्स इन साइंटिस्ट के नेम के बेस पे ही इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट के नेम के बेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार जो ये सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से ना आकर क्वेश्चन पेपर के अंदर वोल्टिक सेल या फिर डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल के नाम से भी आ जाती है। क्लियर? सो फर्स्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स ये एक ऐसी सेल है जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हमारे पास दो बीकर है। फर्स्ट बीकर जिसके अंदर हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है, सेकंड बीकर जिसके अंदर हमने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है। सो बेसिकली यहाँ पे है क्या, जब हमने कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक की मेटल को डिप किया तब कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स हमारे पास जो मेटल सॉल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट का। इसके अंदर डिप क्या किया, जिंक की ही मेटल को डिप किया, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी? क्योंकि जिंक सल्फेट उसी मेटल का सॉल्यूशन है और उसी मेटल को डिप किया है। सेम मेटल है तो रिएक्टिविटी सेम है दोनों मेटल की। कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी? कुछ भी नहीं होगा। सेम जो हमारे पास सेकंड बीकर है जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है CuSO4 का और इसके अंदर हमने डिप किया है कॉपर के ही इलेक्ट्रोड को, कॉपर की ही मेटल के रोड को। इलेक्ट्रोड क्या है? एक मेटल की रोड है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। सो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। मीन्स हमारे दोनों बीकर ऐसे ही रखे हुए हैं, ऐसे उनके अंदर मेटल की इलेक्ट्रोड डिप है, कुछ भी नहीं हो रहा। बट इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को हमने ज्वाइन करवाया एक वायर के थ्रू। मीन्स जो ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं इनको हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट करवा दिया और बीच में हमने यूज़ किया वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हमने क्यों लगाया? ताकि हमें पता लगे कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस होगी, उसको चेक करने के लिए हमने बीच में वोल्ट मीटर यूज़ किया है। क्लियर? अब जो हमने सॉल्यूशन लिया है, लाइक जो हमने ZnSO4 लिया है और जो CuSO4 लिया है, इसकी मोलैरिटी है 1 मोलर एंड 1 मोलर। दोनों ही सॉल्यूशन हमारे पास 1 मोलर मोलैरिटी के हैं। क्लियर? सो होता क्या है, स्टार्टिंग के अंदर अगर मेरे पास सॉल्यूशन 1 मोलर है दोनों, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सॉल्यूशन है इसमें Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है स्टार्टिंग में। क्योंकि 1 मोलैरिटी ZnSO4 की है तो जितने Zn2 पॉजिटिव होंगे उतने ही SO4 2 नेगेटिव होंगे। सेम यहाँ पे जितने Cu2 पॉजिटिव होंगे उतने ही SO4 2 नेगेटिव होंगे। क्लियर? सो ये थी हमारी स्टार्टिंग कंडीशन जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। बट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तब क्या हुआ, अब सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास ZnSO4 था, मतलब Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव था। अब जिंक मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। जो जिंक मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगी। मीन्स जिंक मेटल जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का बीकर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड वाला बीकर है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में क्या होगा, जो जिंक मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगी। मीन्स Zn से 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेगी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। जैसे ने इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, अब जिंक मेटल ने लूज़ किया, ये मेरे पास इलेक्ट्रोड था जिंक मेटल का, यहाँ से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो ये क्या बनाएगी, ये Zn2 पॉजिटिव बनाएगी। अब Zn2 पॉजिटिव कहाँ पे है? Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर है। मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रोड था जिंक मेटल का उसके ऊपर से जो Zn है वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो हमारी रोड थी वो पतली होना शुरू हो जाएगी। मीन्स जो मेरी रोड थी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, पतली हो जाएगी। क्यों पतली हुई है रोड? क्योंकि सॉल्यूशन हमारा जो Zn पॉजिटिव है वो हमारा सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो गया। क्लियर? जिस वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो हमारी रोड है जिंक की, वो पहले से पतली हो जाएगी।
क्लियर है इतना। अब अगर जिंक मेटल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिंक के, वो कहाँ जाएंगे, वो इसे इलेक्ट्रोड के ऊपर ही जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर। क्लियर। अब हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू अटैच करवाया हुआ है, ज्वाइन करवाया हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो मीन्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो यहाँ आ रहे हैं। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते। क्लियर। क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव नहीं करते। मीन्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी इलेक्ट्रॉन इसकी साइड मूव कर रही है। क्लियर। सो अब जैसे ही हमारे पास इस बीकर के अंदर भी क्या हो रहा है, इस बीकर के अंदर भी हमारे पास CO2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव है। अब सॉल्यूशन में CO2 पॉजिटिव पड़ा हुआ है और SO4 नेगेटिव भी पड़ा हुआ है। अब जैसे ही इस साइड इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सो कॉपर क्या करेगा, जैसे ही इस इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर ने क्या किया, कॉपर 2 पॉजिटिव हमारे पास सॉल्यूशन में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और उसने Cu की फॉर्मेशन की। अब Cu हमारा कहाँ पे है, Cu हमारा रोड के ऊपर है, Cu की रोड है ये। सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन में हमारा CO2 पॉजिटिव था। तो अगर CO2 पॉजिटिव ने Cu की फॉर्मेशन की, तो ये अभी सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, ये हमारी रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो हमारी रोड है वो मोटी होना शुरू हो जाती है। क्लियर। कुछ टाइम के बाद हमारी जो रोड है वो मोटी हो जाती है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी स्टार्टिंग की। जैसे हमने कनेक्ट करवाया वायर को, तो हमने देखा कि जो जिंक की रोड है वो पतली हो रही है और जो हमारी कॉपर की रोड है वो मोटी हो रही है। ये क्यों हो रहा था, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हुए तब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही हैं उस टाइम पे जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर हमारा रिड्यूस हो रहा है। इस वजह से जो जिंक की रोड है वो पतली हो जाती है और जो हमारी कॉपर की रोड है वो मोटी हो जाती है। क्लियर। बट जब ये चीज़ हो रही है तो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो हमारी सेल है वो काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद कर देती है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी करंट का फ्लो था वो स्टॉप हो जाता है, करंट फ्लो नहीं करता। सो ऐसा क्यों हुआ, करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहा है, जबकि हमारी केमिकल सेल तो प्रॉपरली वर्क कर रही थी कुछ टाइम तक, अब क्यों काम नहीं कर रही है, अब करंट क्यों फ्लो करना बंद कर गया। इसका रीज़न क्या है कि ये रिएक्शन हमारी कंटिन्यू थी। उस टाइम पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी। अगर मैं बात करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर की, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी। 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन लिया था हमने स्टार्टिंग के अंदर। बट जब जिंक पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स सॉल्यूशन के अंदर रोड पे से Zn2 पॉजिटिव आ रहा है। चेंज किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, Zn2 पॉजिटिव की। रोड के ऊपर से क्या आया, रोड के ऊपर से Zn2 पॉजिटिव आया। मतलब सॉल्यूशन के अंदर पहले Zn2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव तो है ही है, अब रोड के ऊपर से उतर के जिंक 2 पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर। मतलब जिंक की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिंक की अमाउंट ज़्यादा होगी हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। अगर ऐसा ही हो रहा है, बार बार जिंक उतर रहा है, तो हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जिंक 2 पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर इन कंपैरिजन टू SO4 नेगेटिव। और सेम कंडीशन अराइज होगी हमारे पास कॉपर के साथ। पहले सॉल्यूशन में था Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव इक्वल अमाउंट के अंदर, बट कुछ टाइम के बाद जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो सॉल्यूशन के अंदर से रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में था, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे जिंक की साइड से आए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसने कॉपर की फॉर्मेशन की, और जैसी कॉपर की फॉर्मेशन हुई ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो मोटा हो गया था। क्लियर। सो कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड के बीकर में Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और SO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। मीन्स इस बीकर में नेगेटिव चार्ज हमारा ज़्यादा हो गया और उस बीकर में हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। सो अब अगर इस बीकर में, लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है,
अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो आप खुद सोचो कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो कर रहे थे, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देंगे? मीन्स इतना ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज जा रहा था उसको वो जाने ही नहीं देंगे, वो खुद अट्रैक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। बट फिर भी इन केस हम मान लेते हैं कि एक दो इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से अट्रैक्ट नहीं कर पाई, इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो मूव करेगा तो कहाँ आएगा? वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड आएगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड जब वो आएगा तो यहाँ पे तो इस बीकर में तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, अगर नेगेटिव चार्ज इसके पास आ भी गया, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड आ भी गया, तो ये क्या करेगा? उसको रिपेल कर देगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। अब क्या हो रहा है? उस साइड से इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे, बट आ भी रही हैं, तो ये ले नहीं रहा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? हमें पता है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो करनी है तो करंट की डायरेक्शन हमारी इससे अपोजिट होती है, उल्टी होती है। मीन्स हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर? और जो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यही है हमारा फ्लो अभी तक। बट अब ऐसी अगर ये कंडीशन अराइज होती है तो हमारी जो सेल है वो काम करना बंद कर देती है। सो इसको न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट या फिर एक ट्यूब यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। सो अब हम एक ट्यूब यूज़ करेंगे। ये हमारे पास सोल्ट ब्रिज है। बेसिकली सोल्ट ब्रिज क्या है कि यू शेप ट्यूब है, यू शेप ट्यूब होती है और ये ग्लास की ट्यूब है। क्लियर? सोल्ट ब्रिज है जो यू शेप की ग्लास की ट्यूब है, कांच की ट्यूब है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा इनर्ट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ताकि वो रिएक्ट ना करें, रिएक्ट करके एक ऐसा सॉल्यूशन बना दे जो इनसोल्यूबल हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास Zn था और यहाँ पे हमारे पास CuSO4 था। तो ऐसा हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते जो जिंक सल्फेट के साथ या फिर कॉपर और सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है। ऐसा हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं KCl, तो KCl के अंदर हमारे पास K पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। तो उस बीकर में मेरे पास था Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा और यहाँ पे बनेगा मेरे पास ZnCl2। तो ZnCl2 जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा ये सोल्यूबल है। ऐसा नहीं है कि ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन के प्रेसिपिटेट बन गए देन हमारी सेल काम नहीं करेगी। हमारे पास सॉल्यूशन सोल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए। सो यहाँ से हम अगर KCl इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली, जो कम्प्लीटली आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे ZnCl2 की फॉर्मेशन होगी जो इजीली डिसोशिएट हो सकता है दोबारा फिर। क्लियर? मीन्स हमें आयंस मिल सकते हैं। सो ये हमारे पास सोल्ट ब्रिज है और इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं इसको अगर के सॉल्यूशन के साथ और जिलेटिन के साथ यूज़ करते हैं। जिलेटिन के साथ और अगर के सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स किया जाता है। क्यों मिक्स किया जाता है? क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे हम इस यू शेप ट्यूब को इन्वर्टेड करके रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट डाल के, तो वो इलेक्ट्रोलाइट एकदम से बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको अगर के सॉल्यूशन और जिलेटिन के सॉल्यूशन के साथ इसको हीटअप करेंगे, देन इसके अंदर थोड़ा सा कूल होने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अगर के सॉल्यूशन के साथ और जिलेटिन के साथ इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं या फिर हीटअप करते हैं, तो होता क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो थोड़ा सा विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, मतलब सेमी सॉलिड लिक्विड बन जाता है हमारे पास, ताकि हम इस ट्यूब को जब इन्वर्ट करके रखें तो वो एकदम से ना निकले। क्लियर? सो इस यू शेप ट्यूब को हम वहाँ पे रखते हैं जिसको हमने सोल्ट ब्रिज यहाँ पे यूज़ किया। अब सोल्ट ब्रिज क्या करेगा? यहाँ से इस साइड से हमारे पास आएंगे Cl नेगेटिव आयन और यहाँ पे हमारे पास आएगा K पॉजिटिव आयन। जो Cl नेगेटिव आयन है वो Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे, ताकि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस बीकर में ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया था वो न्यूट्रलाइज हो जाए और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दे। और यहाँ पे जो हमारे पास SO4 नेगेटिव थे वो ज़्यादा हो गए थे, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से K पॉजिटिव चार्ज आएगा।
क्लियर। सो यहाँ पे ये सोल्ट ब्रिज हम यूज़ करेंगे। सो फंक्शंस क्या होते हैं सोल्ट ब्रिज के, ये 3 हमारे पास फंक्शन है। फर्स्टली ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंड्यूस हो गए थे उनको बैलेंस करेगा। सेकेंड, कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टार्टिंग में हमारा जो सर्किट है वो क्लोज हो गया था, काम नहीं कर रही थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जैसे ये मेंटेन हो जाएगा देन ये करंट को फ्लो करना, इसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एंड थर्ड इज मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये एक न्यू टर्म है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सो होता क्या लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको देखते हैं एक बार। अगर आपको सोल्ट ब्रिज के फंक्शंस राइट डाउन करने हैं देन आप राइट डाउन कर सकते हो, देन हम आगे डिस्कस करते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। सो नाउ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। बेसिकली हम एज्यूम करते हैं कि ये जो सेटअप है ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यहाँ पे जो बिकर्स के अंदर सेपरेशन था उस सेपरेशन के लिए हमने ये लाइन्स यूज़ किए, जिससे हम ये देख रहे हैं कि ये एक सेपरेशन है। इसको जस्ट ईजी हो जाएगा समझने के लिए, इसलिए इन दोनों बिकर्स को कनेक्टिवली फॉर्म के अंदर शो किया मैंने। सो बेसिकली है क्या यहाँ पे, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड जो लेफ्ट हैंड साइड के बिकर में है, और ये मेरे पास है कॉपर इलेक्ट्रोड जो राइट हैंड साइड के बिकर में है। यहाँ पे हमारे पास जिंक रोड जिसके अंदर डिपा हुआ है ZnSO4 का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट। क्लियर, सेम चीज़ है। तो हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जब हमारे पास एक कंडीशन आई थी, हमने सोल्ट ब्रिज यूज़ करना पड़ा था, तो उस टाइम क्या हुआ है कि जिंक सल्फेट वाला जो बिकर है उसके अंदर Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गई। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो चुके हैं, और इस जो हमारा राइट हैंड साइड का बिकर है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। क्लियर। सो हमने क्या देखा था कुछ टाइम पहले कि करंट फ्लो कर रहा है हमारे आउटर सर्किट के अंदर, जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। बट इंटरनली जो हमारा सर्किट है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मीन्स हमारे जो चार्जेस है वो इंड्यूस हो जाते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल करंट के फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इससे अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होने की वजह से जो हमारा एक्सटर्नल करंट था, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट था, वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो उसको फ्लो नहीं करने देता। क्यों, क्योंकि इंटरनल सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो इससे रिवर्स है। क्लियर। जितना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन चार्जेस के बीच में, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर। सो इस पोटेंशियल जंक्शन को, मीन्स इस पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज किया है सोल्ट ब्रिज ने। कैसे मिनिमाइज किया है, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करके, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो ईजिली उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में पहले फ्लो कर रहा था। क्लियर। सो ये हमारे पास हाफ शेल यहाँ पे हो रही है, हाफ शेल यहाँ पे हो रही है। अब देखते हैं दोनों बिकर के अंदर हो क्या रहा है यहाँ पे। सो ये था मेरा लेफ्ट हैंड साइड का बिकर, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट केस Zn से Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ से जब Zn से Zn2 पॉजिटिव फॉर्मेशन हो रही है तो ये क्या हुई है हमारी ऑक्सीडेशन, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के बिकर में ऑक्सीडेशन हो गई, राइट हैंड साइड के बिकर में रिडक्शन हो गई। क्लियर। थर्ड, अगर ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर रिडक्शन हुई है तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड। क्लियर। चीज़ याद रखनी है हमेशा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इन चार्जेस के बेस पे अपने 10th क्लास में एनोड कैथोड को डिस्कस किया होगा, या फिर समझा होगा, या फिर याद किया होगा। सो बेसिकली एनोड एंड कैथोड को हम ऐसे याद नहीं करेंगे कि नेगेटिव है तो एनोड होगा, या फिर पॉजिटिव है तो एनोड होगा, और नेगेटिव है कैथोड होगा, पॉजिटिव है कैथोड होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ऐसे याद नहीं करना। हमने हमेशा याद रखना है इन दोनों के केस में कि हम कैसे देखेंगे कि कहाँ पे एनोड है और कहाँ पे कैथोड है, मीन्स कौन से इलेक्ट्रोड को क्या नाम देंगे, ये हमने देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सो बेसिकली हमेशा जब भी रिडक्शन होगी वो हमेशा कैथोड पे होगी, और जब भी ऑक्सीडेशन होगी, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एनोड पे होगा ऑलवेज। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो आपने 10th क्लास में पॉजिटिव नेगेटिव एनोड कैथोड पढ़ा था उसको स्किप कर दो अपने माइंड से, क्योंकि अगर आप ऐसा याद रखोगे कि यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव के ऊपर एनोड होगा, तो ये सेम चीज़ उल्टी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सो वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे याद करवाती हूँ
जिंक है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा, एनोड होगा। मीन्स ये मेरा इलेक्ट्रोड एनोड है। अगर ये एनोड है तो ये कैथोड है। और वैसे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा था सेकेंड वाले हाफ शेल के अंदर, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड के ऊपर होगा। क्लियर। बट अगर आपको मैं यहाँ पे इसको ऐसे याद करवाती हूँ कि नेगेटिव, जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज मिलेगा इलेक्ट्रोड पे वो आपका एनोड होगा, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो आपका कैथोड होगा। देन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वहाँ पे ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। वहाँ पे हमारा कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ये तो हमारा गलत कॉन्सेप्ट हो गया। सो इस वजह से मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी और एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करो, उस वर्ड को याद करो। जो वर्ड है वो क्या है हमारा, CR। जैसे क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर मॉनिटर होते हैं, क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे ही कॉलेज लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे क्लास के मॉनिटर नहीं बनाए जाते, CR बनाए जाते हैं। CR का मतलब है, C का मतलब है क्लास, R का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं CR। क्लियर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर CR का मतलब क्या है, C मतलब कैथोड और R मतलब रिडक्शन। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। आई होप आपको ये याद हो जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नेक्स्ट, अब हमारे एक बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, एक बीकर के अंदर रिडक्शन हो रही है। सो ये हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है उस वाली हाफ शेल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ शेल, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ शेल। क्लियर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो इसी की अगर हमसे सेल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए, एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट, सेल रिप्रेजेंटेशन, कि हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारे ये एरोज़ हैं, जैसे सिंगल एरो है वहाँ पे भी सिंगल एरो है, उसके लिए हमने सिंगल स्लैश यूज़ करना है। और जब हम कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं, हाफ शेल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली जो दोनों कंप्लीट सेल हम लिखते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो हम सोल्ट ब्रिज को भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास अभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल मेरे पास क्या है, Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी अगर हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो हम क्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जिंक मेटल, अब मेटल किस फॉर्म में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वो मेंशन करना है ब्रैकेट के अंदर। इसके लिए हमने लगाना है एक सिंगल एरो। देन जिंक आयन है हमारे पास, आयनिक फॉर्म में है। अब जो आयनिक फॉर्म है उसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, इसकी मोलैरिटी क्या है। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, 1 मोलैरिटी थी, तो हमने मोलैरिटी लिखनी है, इलेक्ट्रॉन्स को हमने नहीं लिखना होता। सो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही रिडक्शन हाफ सेल का अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखें, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था, CO2 पॉजिटिव से हमारे पास बना Cu, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो अब हम कैसे लिखेंगे, अगर इसका अकेले का हमने लिखना है, सबसे पहले क्या है, आयनिक फॉर्म है CO2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करेंगे। उसके बाद एरो है तो एरो के लिए स्लैश, मेटल है, मेटल किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड लिख दिया। अब एक बीकर में ये हो रहा था, एक बीकर में ये हो रहा था, दोनों को कनेक्ट किसने किया, सोल्ट ब्रिज ने कनेक्ट किया। सो सोल्ट ब्रिज के लिए हम यूज़ करेंगे ये 2 स्लैश। क्लियर। सो ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन। मेटल के लिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे मेटल की स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और जो हमारी आयनिक फॉर्म है उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमारी आयंस की या फिर सॉल्यूशन की। क्लियर। नाउ अब एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि जो हमारी सेल है उसकी जो आउटपुट है, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिली थी 1.1 वोल्ट। मीन्स हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसकी वोल्टेज कितनी है, 1.1 वोल्ट। क्लियर। सो अगर हम 1.1 वोल्ट से ज़्यादा की इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक सेल लगा दें बाहर से,
तब क्या होगा, और अगर उससे कम की हम लगाएं तब क्या होगा, और उससे ज़्यादा की हम लगाएं तब क्या होगा। आओ, जब हमने एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, देन क्या होगा, अगर हमारी अभी यहाँ पे 3 केस अराइज हो जाते हैं। हमारी जो आउटपुट थी वो 1.1 वोल्ट थी, क्लियर, मतलब हमें सेल से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसके वोल्टेज है 1.1 वोल्ट। अगर हम एक्सटर्नल सेल से या फिर एक्सटर्नल बैटरी से या फिर सेल से 1.1 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं एनर्जी तब क्या होगा, कम देते हैं तब क्या होगा, और इक्वल देते हैं तब क्या होगा। तो 3 केस अराइज होते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट केस इज व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज या फिर एक्सटर्नल एनर्जी इज लेस देन 1.1 वोल्ट। अगर 1.1 वोल्ट से कम है देन क्या होगा, देन कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारी बाहर की एनर्जी कम है, अंदर की एनर्जी ज़्यादा है, देन करंट वैसे ही फ्लो करेगा। पहले भी हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहे थे, सेम वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, क्लियर। जो जिंक मेटल है वो डिसॉल्व हो रहा था, कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट हो रहा था, सेम रहेगा। जिंक मेटल डिसॉल्व होगी एनोड के ऊपर, वो एनोड इलेक्ट्रोड है, और कॉपर हमारी डिपॉजिट होगी कैथोड के ऊपर, क्लियर। जब इक्वल रहेगा मीन्स जितना करंट अंदर से है उतना करंट बाहर से मिल रहा है, या फिर जितनी वोल्टेज अंदर थी उतनी वोल्टेज बाहर से मिल रही है, देन क्या होगा, अब जो ये वोल्टेज है ये बाहर से मिल रही है हमें, और जो हमारी 1.1 वोल्ट थी अंदर से थी, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। मीन्स अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, सेम वोल्टेज हमें बाहर से मिल रही है, सेम अंदर से जा रही थी, देन करंट फ्लो करना बंद कर देगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम बंद हुआ तो करंट का फ्लो बंद हो गया, करंट बंद हुआ तो हमारा कोई भी डिपोजिशन, कोई भी डिजोल्यूशन कुछ नहीं होगा, हमारी जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज हमारी ज़्यादा है इंटरनल वोल्टेज से। अगर मैं ज्यूम करते हैं ये बॉक्स है, ये इसको मैं इस साइड मूव कर रही थी, मैं फोर्स लगा रही थी इसके ऊपर बाहर पीछे से, इस बॉक्स को मैं इस साइड मूव कर रही थी। देन इस साइड से कोई एजेंट है या फिर कोई भी अदर पर्सन है, वो इसी बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाता है और मेरे से ज़्यादा फोर्स लगाता है, देन क्या होगा, ये बॉक्स उस डायरेक्शन में मूव करने के बजाय पीछे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। वही सेम चीज़ हुई है, अब बाहर से अपोजिट डायरेक्शन से जो वोल्टेज है वो ज़्यादा मिल रही है अंदर की कंपेरिजन। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, पहले था नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, नेगेटिव हमारा क्या था, जिंक, मीन्स पहले हमारा जिंक से कॉपर की साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे कॉपर टू जिंक, क्लियर। और पहले हमारा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड, मतलब कॉपर से जिंक की साइड जा रहे थे, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की साइड था, अब क्या होगा, जिंक से कॉपर की साइड हमारा जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। मीन्स हमारी जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो गई, क्लियर, हमारी रिएक्शन रिवर्स हो गई। कॉपर पहले डिपॉजिट हो रहा था, अब कॉपर डिसॉल्व होना शुरू हो गया और जिंक डिपॉजिट होना शुरू हो गया। क्यों डिपॉजिट हुआ है? क्योंकि जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, या फिर मैं ये बोलूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। पहले इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उस साइड गया, तो मतलब जिंक टू पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और जिंक बना दिया। अब जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर जिंक टू पॉजिटिव था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा जो कैथोड की साइड से आ रहे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस जिंक की रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। सो हमारी जो सेल है, जो हमारी वर्किंग थी वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, क्लियर। सो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अनदर एग्जांपल भी हो सकते हैं। अगर हम जिंक एंड कॉपर की सेल को कंसिडर करें, ओनली जिंक एंड कॉपर की सेल, व्हेन इट गिव अस 1.1 वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इट इज ऑल्सो नोन एज डैनियल सेल। डैनियल सेल के नाम से भी आ सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल है हमारे पास इसके, निकल सिल्वर सेल, निकल एजी, सिकिन, क्रोमियम एंड लेड सेल, ये भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही एग्जाम्पल है। कॉपर एंड जिंक का हमने डिस्कस कर लिया है, इसके अलावा इनकी वर्किंग सेम रहेगी जैसे हमने कॉपर एंड जिंक का डिस्कस किया है इस लेक्चर के अंदर, क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।